अच्छा जी, प्रणाम। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और हम लोग हाल फिलहाल में अपने यूनिवर्सिटी में डिस्कशन कर रहे थे। तो हमारा डिस्कशन यूएस का जो जजमेंट आया रिसेंटली डॉबी वर्सेस जैक्सन के ऊपर था। उसमें विमेन अबॉर्शन को लेके जजमेंट है, जिसने रोए वर्सेस वेड जो जजमेंट है उसको ओवर रूल किया। मतलब उस जजमेंट में ये था कि आप अबॉर्शन कर सकते हो एज अ विमेन, 24 वीक्स के अंदर अंदर आप कर सकते हो। अभी उसको ओवर रूल कर दिया गया है, तो अबॉर्शन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली हटा दिए गए हैं विमेन के हाथों से। तो दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो एक जो कंजर्वेटिव स्कूल है वो बोलता है कि जो महिलाएं हैं वो जो बच्चा ले रही हैं, कैरी कर रही हैं, उसकी अपनी एक राइट टू लाइफ है। आप उसको अबॉर्ट करके उसकी राइट टू लाइफ को एक तरह से वायलेट कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो जो लिबरल स्कूल होता है वहीं पे वो बोलता है कि जो महिला है उसका भी अपना एक राइट टू लाइफ और डिग्निटी है, जो उसको अपने उस बच्चे को 9 महीने तक, मान लीजिए ऐसे सर्कमस्टांसेस में है वो, जैसे अगर लिव इन रिलेशनशिप में है या नहीं ले सकती है वो बच्चा, वो उसको फिर भी आप मजबूर कर रहे हो उसको कैरी करने के लिए, उसको पालने के लिए कुछ एटलीस्ट स्टार्टिंग फ्यू ईयर्स, वो उसकी राइट को वायलेट कर रहा है। तो लिबरल स्कूल ये कहते हैं। दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे बीच में एक ऐसा आर्ग्यूमेंट भी आता है जो रिलीजियस भी होता है, जहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट बोलते हैं कि जो बच्चा है एक बार आप उसको कंसीव कर लेते हो तो उसमें लाइफ आ जाती है, उसमें जान अपनी होती है। तो क्या ये, जैसे हम कल हिंसा के ऊपर भी बात कर रहे थे, तो क्या वो उस बच्चे के प्रति हिंसा का व्यवहार है कि आपने उसको मार दिया, उसको पैदा ही नहीं होने दिया, या फिर और कहीं ना कहीं उस महिला को भी आप, मतलब इसमें बैलेंस कैसे बनाए या क्या सही है इस सिचुएशन में, इस पे थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए था। धन्यवाद। देखो, दोनों ही पक्ष जो बात अपनी कह रहे हैं, लिबरल और कंजर्वेटिव, दोनों की ही बातों में दम है। दोनों के ही पास कुछ अच्छे मजबूत तर्क हैं। एक पक्ष कह रहा है कि बच्चे का अपना जीवन है, बच्चा अपने आप में एक स्वतंत्र प्राणी है, तो तुम उसकी हत्या कैसे कर सकते हो। वो बच्चे के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। दूसरा पक्ष कह रहा है कि बच्चा स्वतंत्र प्राणी नहीं है, बच्चा अभी माँ के भीतर है, तो बच्चे पर अभी माँ का अधिकार है। माँ तय करेगी कि वो जन्म देना भी चाहती है या नहीं जन्म देना चाहती है। मुद्दा बच्चे के अधिकारों का नहीं है, मुद्दा माँ के अधिकारों का है, माँ की स्वतंत्रता का है। तो एक और बच्चे का अधिकार देखा जा रहा है, एक और माँ का अधिकार देखा जा रहा है। ठीक है, दोनों ही बातें वजन रखती हैं। बच्चे का जीने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, पर बच्चा अभी चैतन्य नहीं है। बच्चे के पास सोचने की, समझने की, विवेक की शक्ति नहीं है। जीने का अधिकार तो निसंदेह रखता है, जैसे जगत में कोई भी प्राणी जीने का अधिकार रखता है, पर अधिकार क्या है, अधिकार कितनी दूर तक जाता है, ये अभी बच्चा नहीं समझता। तो फिर कौन समझेगा? माँ समझेगी। ये तय तो माँ को ही करना पड़ेगा कि बच्चे के जीने का अधिकार अभी कितनी दूर तक जाना है। क्योंकि जीने का अधिकार, जब हम मनुष्य की बात करते हैं, तो जीने का अधिकार सिर्फ सांस लेने और खाने पीने का अधिकार नहीं होता। जब हम पशुओं की बात करते हैं तो जीने के अधिकार का क्या अर्थ होता है कि वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो वो अपनी प्राकृतिक ज़िंदगी जी रहा होगा, जंगल में, पहाड़ पे, नदी में, जहाँ भी है वो अपना जीवन जी रहा होगा। हमें उससे ज़्यादा उसकी कोई परवाह नहीं करनी है। वो जिंदा है, इतना पर्याप्त है। प्रकृति उसकी देखभाल आगे स्वयं कर लेती है।
लेकिन मनुष्यों के मामले में जो राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार, उसके मायने सिर्फ इतने नहीं होते कि आप खा पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। उसके मायने आगे के होते हैं, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से ज़्यादा चेतना है। अगर हम प्रकृति भर होते, माने अगर हम पशु पक्षी होते, तो इतना बहुत होता कि जिंदा हैं और जो भी प्राकृतिक गतिविधियां हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए एक पक्षी जिंदा है और उसको उड़ने के लिए पर्याप्त जगह मिली हुई है, तो सब ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। पक्षी जीवित हो और ऐसी जगह पर जीवित हो जहाँ खाना पीना मिलता हो और उड़ने के लिए उसको पर्याप्त जगह मिली है, तो फिर कोई समस्या नहीं है। ऐसा प्रकृति में होता है कि खाओ पियो, आचरण करो, हिलो डुलो, काफी है। मनुष्य के लिए जीवन का क्या अर्थ है? सिर्फ खाना पीना, चलना फिरना, आराम से कहीं सोने की जगह पा जाना, कुछ दोस्त यार पा जाना, प्रजनन के लिए कोई साथी पा जाना? नहीं, मनुष्य के लिए जीवन का दूसरा अर्थ है, क्योंकि हमने कहा मनुष्य प्रकृति से ज़्यादा चेतना है। तो जब हम जीवन का अधिकार कहते हैं, जीवन का अधिकार, उसमें जीवन को ज़रा ठीक से परिभाषित किया जाना चाहिए ना। जीवन का फिर अर्थ हो जाता है कि उसको समुचित शिक्षा मिल पाए, उसको सही संगति मिल पाए, उसका पालन पोषण ठीक हो पाए। समझ रहे बात को? वो हर तरीके से एक उत्तम कोटि का चैतन्य मनुष्य बनकर खड़ा हो पाए। ये हुआ जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, मनुष्यों के संदर्भ में। संविधान का 21वां अनुच्छेद है, उसमें आता है राइट टू लाइफ, और न्यायालय ने भी उसकी व्यापक परिभाषा करी है। राइट टू लाइफ में कहा है कि राइट टू लाइफ का अर्थ है राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। लाइफ माने डिग्निफाइड लाइफ। अगर जीवन से डिग्निटी माने गरिमा हटा दी गई है, तो वो भी आपके मूल अधिकारों का हनन है। अब ये माँ को देखना है ना कि जो बच्चा पैदा होगा, क्या वो उसको एक गरिमामयी जीवन दे पाएगी? अगर नहीं दे पाएगी तो फिर तो बच्चे को जन्म देना ही बच्चे के मूल अधिकारों का हनन हो गया ना। एक माँ है जो गरीब है, बदहाल है, अशिक्षित है, और किसी बेहोशी में, किसी भ्रम में, किसी पागलपन में, या मान लीजिए बलात्कार से वो गर्भवती हो जाती है। उसको अपनी हालत दिख रही है कैसी है। वो बच्चे को जन्म तो दे दे, लेकिन जन्म देने के बाद क्या वो बच्चे को एक गरिमामयी जीवन दे पाएगी? तो क्या ये बच्चे के अधिकारों का हनन नहीं होगा? बोलिए, हम राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं, बच्चे को जन्म तो दे दिया, और जन्म देने के बाद वो करेगी क्या उसका? क्या बच्चा कोई जानवर है कि उसको बस जन्म दे के छोड़ दो? जन्म देने के बाद उसकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। पशु तो अपने बच्चों को, अगर हम स्तनधारियों की बात करें, तो 3-4 महीने दूध पिलाते हैं और छोड़ देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना होता। मनुष्य के बच्चे को कितने साल तक देखभाल की जरूरत होती है, बताइएगा जरा? 5-6 साल। 5-6 साल में छोड़ दोगे बच्चे को? सिर्फ 11-12 साल। 11-12 साल में भी आसान नहीं होता उसको छोड़ पाना। कम से कम 15-1 साल लगते हैं कि बच्चे को अब कह सको कि भाई तू आत्मनिर्भर है। 15 साल भी तब, जबकि उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करी हो, बहुत अच्छे से देखभाल करिए, तब आप 15 की उम्र में उसको बोल सकते हैं कि अब तुम अपना रास्ता देखो। 15 साल तक उसका पालन पोषण ठीक तरीके से करना है, न्यूनतम 15 साल। और माँ को दिख रहा हो कि उसके पास ऐसी स्थितियां, ऐसे संसाधन, ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है, तो क्या करे माँ? बताइए ना। बच्चे को जन्म देके बच्चे की जिंदगी नर्क कर दे? मैं पूछ रहा हूं,
और भारत जैसे देश में ये प्रश्न और प्रासंगिक हो जाता है अमेरिका की अपेक्षा, जहां गरीबी ज़्यादा है। ऐसे में मृत्यु बड़ा अपराध हो गया या जन्म देना बड़ा अपराध हो गया? बताइए। निस्संदेह किसी को मार देना एक अपराध है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता वो अपराध हो। भले ही वो जो जीव है अभी गर्भ में ही हो तो भी उसे मारा नहीं जाना चाहिए। ये अपराध है किसी जीव को गर्भ में मार देना। जिंदा है माने पैदा हो चुका है तब भी मारना उसे अपराध है, और अभी गर्भ में है तो भी उसे मारना अपराध है। पर अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कहीं उसको आप जन्म देकर ज्यादा बड़ा अपराध तो नहीं कर रहे दूसरा? कई स्थितियां ऐसी होती हैं जहां जन्म देना ज्यादा बड़ा अपराध हो जाएगा। तो आप मां से गर्भपात का अधिकार क्यों छीन लेना चाहते हो? अब इसमें एक दो जुड़े हुए मुद्दे हैं जो मुझे लगते हैं, जो मैं कहूँगा। या तो आप समाज इतना चैतन्य और जागरूक बना दो कि बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी माँ के ऊपर रहे ही नहीं, फिर ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि गर्भपात अपराध है, निस्संदेह अपराध है। आपने समाज ऐसा बना दिया जिसमें कानूनन जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो अब समाज की और राज्य की जिम्मेदारी है। उसको सही खाना मिलेगा, सही कपड़े मिलेंगे, सही संगत, सही शिक्षा मिलेगी, उसका जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी फिर राज्य उठाए। तब तो आप मां से कह सकते हैं कि अब तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें क्या करना है, वो पैदा होगा उसके बाद हम देख लेंगे, तुम उसे मत मारो, तुम्हें गर्भपात की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें अधिक से अधिक ये करना है कि जब वो पैदा हो जाए तो आरंभ के कुछ महीनों तक उसकी देखभाल कर दो, उसके दूध वगैरह की व्यवस्था कर दो, इतना कर दो बस तुम, बाकी जिम्मेदारी राज्य की है। और अगर तुम शारीरिक रूप से अक्षम हो, तुम बच्चे को दूध वगैरह भी नहीं दे सकती, तो वो भी राज्य व्यवस्था कर लेगा, उसके भी तरीके होते हैं। तब तो राज्य को अधिकार है ऐसा नियम बनाने का कि गर्भपात कानूनन अपराध है, तब तो आप बना दीजिए। अब आप कह रहे हो कि स्त्री से आप कह रहे हो कि तुम बच्चा पैदा करो, हम तुम्हें गर्भपात नहीं करने देंगे, चाहे कितनी भी विषम तुम्हारी परिस्थिति हो, लेकिन हम तुम्हें मजबूर कर रहे हैं कि बच्चा पैदा करो। और वो बच्चा पैदा तो कर देगी, उसके बाद राज्य जाएगा उस बच्चे को संभालने। संभालना किसको है? उस बच्चे को, उस स्त्री को ही संभालना है। तो ये तो अजीब बात हो गई। आप उसको मजबूर कर रहे हो कि तेरी कितनी भी दुखद स्थिति हो और कितने भी अटपटे तरीके से तुझे गर्भ ठहर गया हो, लेकिन तुझे बच्चा तो पैदा करना ही करना है। चलो ठीक है, उसने पैदा कर दिया, अब आगे की तो बताओ, वो बच्चा लिए क्या करे? मान लो एक मजदूर है और लाखों महिलाएं हैं भारत में जो मजदूरी करती हैं, वो बच्चा पैदा हो गया, अब वो क्या करेगी? और ऐसा नहीं है कि मजदूर स्त्रियां बच्चों को पालती नहीं है, पालती हैं, वो पीठ पे बांध करके मजदूरी कर रही होती हैं। पर क्या हम ये चाहते हैं? बच्चा पीठ पर बंधा है और बिल्कुल कृशकाय है, 2 हड्डी है, उसे खाने को नहीं मिल रहा, इतना बड़ा कुल उसका मुंह है, पेट उसका धंसा हुआ है, इस तरह का जीवन क्या मृत्यु से बदतर नहीं है? बताइए। तो हम बच्चे को ऐसा जीवन जीने के लिए क्यों श्रापित करना चाहते हैं? क्यों? तो बिल्कुल आप गर्भपात को अपराध बना दीजिए। कोई नहीं चाहेगा कि गर्भ में एक शिशु है वो मारा जाए, भ्रूण हत्या हो जाए, कोई नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहता, दर्दनाक बात होती है। लेकिन फिर अगर वो पैदा होता है तो उसको पालने की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए। मैं सरकार से, राज्य से और समाज से कह रहा हूं, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो बहुत विरोध करते हैं गर्भपात के अधिकार का। फिर जब पैदा होगा तो तुम उसके बाप भी बनो ना, तब तो कह देते हो लेना एक न देना दो, जिसका बच्चा है वो देखे। ऐसे नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात?
तो लक्ष्य यही होना चाहिए कि एक दिन आए जब आप गर्भपात को कानूनन अवैध घोषित कर सको, ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं। वो शर्तें क्या है कि समाज को इतना जागरूक बनाओ और इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाओ, ऐसे संस्थान होने चाहिए जो बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसको गोद ले लें, और फिर इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इससे बच्चे की प्राण रक्षा तो होगी ही होगी, इससे स्त्रियों को बड़ी आजादी मिल जाएगी। और जो महिलाओं में एक बड़ा डर रहता है हमेशा कि जीवन पुरुष के बिना अधूरा है, खास तौर पे जो सिंगल मदर्स होती हैं वो परेशान रहती हैं बहुत कि बच्चा है और पुरुष नहीं है। वो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि अरे ये जो जितनी सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं उनका चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे का क्या होगा। इस तरह का तर्क सुनने को मिलता है ना। महिला है, वो एक ऐसे संबंध में रह रही है, या हो सकता है पुरुष भी हो, जो एक बहुत बिगड़ी हुई गलत शादी में फंसा हुआ है। बैड मैरिजेस होती है ना। अब शादी के 7-8 साल हो गए हैं और दोनों में जो संबंध हैं वो हिंसक हैं, दुरात्मक हैं। अब्यूजिव मैरिजेस होती हैं कि नहीं? और अब्यूज दोनों तरफ से हो सकती है, किसी भी तरफ से हो सकती है। अब ये है, अब दोनों उसमें फंसे हुए हैं और उनसे पूछो कि जान बचा करके अलग क्यों नहीं हो जाते, नर्क में क्यों सड़ रहे हो, तो जवाब क्या देते हैं? बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। अगर राज्य ऐसी व्यवस्था कर सके जहां हर बच्चा राज्य की जिम्मेदारी हो जाए, यह राज्य नहीं कर सकता तो और ऐसे संस्थान उभर के आए हैं जो कहें बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी भी फिर उत्कृष्ट तरीके से उठाएं। वैसे नहीं कि जैसे गौशालाएं होती हैं, वो कह तो देती हैं कि गायें हमारी जिम्मेदारी हैं, पर गाय को वहां छोड़ा हो तो तुम पाते हो कि आमतौर पे वो जिम्मेदारी पूरी कर नहीं रही हैं। बहुत सारी गौशालाएं तो डेयरी बन जाती हैं। वो जो संस्थाएं होनी चाहिए जो बच्चे की जिम्मेदारी उठाएं, वो इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि जैसा पालन पोषण घर में हो सकता है बच्चे का, उससे बेहतर उस संस्था में हो, तब जाकर बात बनेगी। तब महिला को भी आज़ादी मिल जाएगी, पुरुष को भी आज़ादी मिल जाएगी, और बच्चे की भी प्राण रक्षा हो पाएगी। नहीं तो ये जो बच्चे का मसला है, इसकी वजह से बहुत कुछ ऐसा बचा रह जाता है, खत्म नहीं होने पाता, नष्ट नहीं होने पाता, जिसको कब का नष्ट हो जाना चाहिए था। बात बात में बच्चे की दुहाई दे दी जाती है, बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। और जिनके बच्चे अकस्मात भी पैदा हो जाते हैं, और ज़्यादातर अकस्मात ही पैदा होते हैं। आप 25-30 साल के होते हो जब आप बच्चा पैदा कर देते हो, आपको अक्ल कितनी होती है। जिन्होंने योजना बनाकर बच्चे किए, उनकी भी योजना होती आधी बुद्धि की ही है। योजना बनाने में क्या, योजना तो आप इस चीज़ की बना सकते हो कि कल इतने बजे सुबह जाके कुएं में कूदूंगा। अब ये योजनाबद्ध तरीके से आपने कुछ करा है, पर सिर्फ इसलिए कि कुछ चीज़ प्लान्ड है, वो अच्छी थोड़ी हो जाती है। तो ज़्यादातर बच्चे तो होते अनप्लान्ड हैं, और जो प्लान्ड हैं, आयोजित हैं, वो भी ऐसे ही आधी बुद्धि से आ गए हैं दुनिया में। उन बेचारों को भी कुछ राहत मिलेगी। अब वो दो ऐसे लोगों के बीच में फंस गए हैं, तुम बच्चे की दुर्दशा सोचो तो। दो मूर्खों के बीच में एक बच्चा फंसा हुआ है,
और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे किसी का अपमान करने का शौक़ है, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ। आप नहीं जानते हो ये 25-30 साल वाले कैसे होते हैं। इनमें अपनी ज़िंदगी चलाने की अक्ल होती है क्या? होती है? ये एक नए जीव को, नन्हे शिशु को स्वस्थ जीवन दे पाएंगे? है इनमें इतनी काबिलियत? कुछ नहीं, पर झट से पैदा कर दिया, मजाक है। तो आप एक ऐसी व्यवस्था बना दो जिसमें शिशु का पोषण, संरक्षण कोई उत्कृष्ट संस्था करेगी, या समाज करेगा, या राज्य करेगा, तो तीनों को रिहाई मिल जाएगी, मां को भी, बाप को भी और बच्चे को भी, क्योंकि दुखी तीनों एक दूसरे से हैं। और तब यह ठीक होगा कि आप कह दो कि कानूनन जो गर्भपात वाली चीज़ है वो उचित नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि कोई शिशु गर्भ में ही प्राण न खोए। अब एक और मुद्दा जो इससे जुड़ा हुआ है उस पर आते हैं। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बन रही है तब तक क्या करना है? तब तक समाधान है आध्यात्मिक शिक्षा। क्योंकि देखो, माँ के शरीर पर तो माँ का ही अधिकार होगा, किसी और को छूट दी नहीं जा सकती कि वो किसी व्यक्ति के शरीर पर कब्जा बताए, हक बताए, हुक्म चलाए। ये तो हो ही नहीं सकता। महिला का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, किसी दूसरे को क्या अधिकार है भाई? उसको जो करना है वो करेगा। लेकिन वो कैसे करेगा? वो व्यक्ति अपने शरीर से संबंधित निर्णय कैसे लेगा? वो या तो निर्णय बेहोशी में ले सकता है या होश में ले सकता है। होश के लिए शिक्षा चाहिए। तो जब तक वो सुनहरा दिन नहीं आ जाता कि समाज इतना जागरूक हो गया है और समाज में इतनी करुणा आ गई है कि समाज ने कह दिया है कि सिर्फ मेरा बच्चा मेरा नहीं है, हर बच्चा मेरा है, समाज हर बच्चे को अपनी गोद में खिला रहा है, जब तक वो दिन नहीं आ जाता तब तक समाधान है आध्यात्मिक शिक्षा। महिला को शिक्षित करो ताकि उसको ये विवेक रहे, ये तमीज रहे कि जीवन के निर्णय कैसे लेने हैं। उसको शिक्षित करो और फिर निर्णय उसके ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा काम है उसको शिक्षित करना। जब शिक्षित कर दोगे तो उसको सिर्फ यही नहीं पता होगा कि गर्भ रखना है या नहीं, उसे यह भी पता होगा कि किसके साथ उठ बैठ मिलजुल रही हूं, गर्भ ठहरना भी चाहिए या नहीं। गर्भपात की नौबत तो तब आती है ना जब पहले गर्भाधान हो जाए। तो लड़कियों को इस तरीके से शिक्षित करो कि उनको पता हो कि शरीर क्या चीज है, संगति क्या चीज है, कौन सा व्यक्ति निकट लाने लायक है और कैसों को दूर दूर ही रखना चाहिए। विवेक ही सशक्तिकरण है ना असली। फेमिनिज्म का मतलब ये थोड़ी है कि अधिकार दे दिए और जिसको अधिकार दे दिए वो बेहोश पड़ी हुई है। कोई भी बेहोश व्यक्ति हो, स्त्री या पुरुष, तुम उसको अधिकार दे दो, इस बात को सशक्तिकरण कहेंगे क्या? अधिकार तो बंदूक की तरह होते हैं। एक बेहोश आदमी को अधिकार दे दोगे वो क्या करेगा? और ज्यादातर लोग, महिलाएं भी पुरुष भी, अपना जीवन गहरी बेहोशी में बिताते हैं और तुम उनको अधिकार दिए जा रहे हो, ये अधिकार वो अधिकार, और सोच रहे हो ये फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म का मतलब अधिकार देना नहीं होता। फेमिनिज्म का मतलब अक्ल देना होता है, विवेक देना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि विवेक दे दो और अधिकार से वंचित कर दो। मैं कह रहा हूं बिना विवेक के अधिकार वो दुधारी तलवार है जो अपने ही ऊपर चलेगी। तो अधिकार देना, निस्संदेह अधिकार देना, पर अधिकारों से पहले
शिक्षा दो, विवेक दो, समझ दो, नहीं तो अधिकारों का दुरुपयोग ही करेगा, चाहे आदमी हो चाहे औरत। समझ में आ रही बात? तो अभी के लिए तो यही होना चाहिए कि गर्भपात का अधिकार तो आपको महिला के पास रखना पड़ेगा, आपको वो अधिकार उसको देना पड़ेगा, क्योंकि गर्भ में बच्चा उसकी जिम्मेदारी है। जब बच्चा पैदा भी हो जाएगा तो 15 साल तक महिला की जिम्मेदारी है। तो फिर इस मसले में दखलंदाजी कोई दूसरा क्यों करे? दूसरे को दखलंदाजी का हक तब मिलेगा जब जिम्मेदारी दूसरा उठाए, और बहुत बेहतरीन तरीके से, बड़े प्रेमपूर्ण तरीके से उठाए। तब दूसरा कह सकता है कि साहब गर्भपात नहीं। और जब तक मैं कह रहा हूं वो दिन नहीं आता, तब तक ये करिए कि अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को बचपन से ही शिक्षित रखिए, ताकि उल्टे पुल्टे तरीके से गर्भ ठहरने की, मां बनने की नौबत ही ना आए। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बताएं कि कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं कि गर्भ रोकने के लिए यही तो सिखाना चाहिए अपनी बेटियों को। तो 12 साल की हुई नहीं लड़की कि उसको केले में कंडोम पहना के दिखा रहे हैं कि देखो बेटा, ये मूर्खता है। स्कूलों में इसी तरीके की क्लासेस होती हैं, शिक्षाएं दी जाती हैं, जहाँ पे 6ठी 8वीं की लड़कियों को, लड़कों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको बताते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे इस्तेमाल करने हैं। वो और खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक, मिल गई अनुमति। मैं कौन हूं, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, ये शरीर किस लिए है, सेक्स माने क्या होता है, प्रजनन क्या चीज है, दुनिया में आने का अर्थ क्या होता है, जन्म देने की जिम्मेदारी क्या होती है, जीव होना ही क्या बात है, ये बच्चों को तभी समझा दो जब वो प्रजनन योग्य होने शुरू ही हो रहे हों, तभी बता दो, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति अब उन्हें कुछ अधिकार दे रही है। लड़के लड़कियां 12 साल 14 साल के हो रहे हैं, प्रकृति ने उनको कुछ अधिकार देने शुरू कर दिए हैं। तो प्रकृति ने तो अपना काम समय पर कर दिया, उसने समय बांध रखा है। 12-14 साल में प्रजनन का अधिकार प्रकृति लड़के लड़कियों को दे देती है। तो प्रकृति ने अपना काम समय पर कर दिया। क्या आपने अपना काम समय पर करा? आपका क्या काम था? आपका काम था 12-14 के होने से पहले उनको सद्बुद्धि दे देना, विवेक दे देना। नहीं तो अधिकार तो मिल जाएगा, बुद्धि नहीं मिलेगी, नतीजा दुर्घटना पे दुर्घटना। माँ बाप महा अनाड़ी हों, वो अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षित ही ना करें ठीक से, तो भी प्रकृति का चक्र तो नहीं रुकेगा ना। लड़की 12 साल की होगी, लड़का 14 साल का होगा, प्यूबर्टी तो आ ही जानी है। वो तो प्रजनन के लिए तैयार हो ही जाएंगे। शरीर तैयार हो गया है और मन है अभी बिल्कुल अनाड़ी, अविवेकी, अज्ञानी, कुछ जानता नहीं है, तो क्या होगा? वही होगा जो प्रकृति चाहती है। पशुओं की तरह दनादन दनादन संतानें पैदा करो, जीवन में कोई लक्ष्य मत रखो। और जब हम कह रहे हैं जीवन में कोई लक्ष्य मत रखो, तो आपको अंदाजा लगा होगा कि यहां बात बस संतान पैदा करने इत्यादि की नहीं है। आप उस व्यक्ति की जिंदगी सोचिए जो बेमतलब बच्चे पैदा करे जा रहा है। क्या उसकी जिंदगी के बाकी पहलू स्वस्थ, सुंदर, प्रकाशित होंगे? आप एक लड़की की सोचिए जो अपनी टीनेज में ही गर्भ लेकर बैठ गई, 16 की उम्र में।
संभावना यही है कि ये लड़की जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी दोयम दर्जे की होगी, अनाड़ी सी, कुछ जानती नहीं। तो मुद्दा फिर उसके पूरे जीवन का है ना। आप सेक्सुअल एक्टिविटी कैसी कर रहे हैं, उससे अंदाजा लग जाता है ना कि आपकी पूरी जिंदगी ही कैसी होगी, या नहीं लग जाता? आप दिन का आधा समय लड़के लड़कियों के पीछे दौड़ने में अगर बिता रहे हैं तो इससे अंदाजा नहीं लग जाता कि आपकी जिंदगी कैसी बीत रही होगी? जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे होंगे उस वक्त भी आप कोई घटिया काम ही कर रहे होंगे, क्योंकि जीवन ऐसा नहीं हो सकता कि आधे दिन आप कोई बहुत ऊंचा काम करते हैं और बाकी आधे दिन कोई घटिया काम करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? मन तो एक है। जो आदमी दफ्तर में भ्रष्ट है वो घर में भी भ्रष्ट होगा ना, या अलग हो जाएगा? जो आदमी पशुओं के प्रति क्रूर है वो बच्चों के प्रति भी क्रूर होगा ना, या अलग हो जाएगा? मन तो एक होता है। तो अगर हम ये पाते हैं कि हमारे जवान लड़के लड़कियां हद दर्जे की यौन अपरिपक्वता दिखा रहे हैं, सेक्सुअल इमेच्योरिटी, तो इससे उनके पूरे जीवन के बारे में ही क्या पता चलता है? कि वो जीवन के हर पहलू में ही अपरिपक्व हैं, है ना? तो समाधान शिक्षा है। वो विशेष दिन तो न जाने कब आएगा कि समाज ऐसा हो जाए कि कहे कि हर बच्चा मेरा है, काश कि आए, जल्दी आए। पर जब तक वो दिन नहीं आता तब तक युवा लोगों को, दंपतियों को, जो लोग शादी करने जा रहे हैं, उनको आध्यात्मिक शिक्षा दो ना। नहीं तो जीवन का बड़े से बड़ा नर्क बस यही है, स्त्री पुरुष संबंध। समझो ना इस बात को। मैं एक चीज आपके सामने खोलता हूं, आपको पता नहीं क्या लगेगा, इस मुद्दे से संबंधित है या नहीं है, पर बोलनी जरूरी है। हम सोचते हैं कि जीवन के बड़े मुद्दे ये होते हैं कि कौन सा देश किस पे परमाणु बम गिराने जा रहा है, रूस यूक्रेन में क्या चल रहा है, यूक्रेन को विदेशी मदद कितनी मिल गई, भारत चीन सीमा पर क्या चल रहा है, अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, डॉलर 80 रुपए का हो गया। हमें यही लगता है ना ये बड़े मुद्दे हैं, और जो लोग इन बड़े मुद्दों पर बात कर रहे होते हैं हमें लगता है गंभीर लोग हैं, ये वयस्क हैं, परिपक्व हैं। ये देखो ये कैसी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, गृह नीति, आर्थिक नीतियां कैसी होनी चाहिए, ये सब हमें लगता है बड़ी बात है। कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है या किसी दूसरे ग्रह पर कोई सैटेलाइट भेजा जा रहा है, ये सब हमको लगता है बड़े मुद्दे हैं। कोई प्लेन गिर गया, 300 लोग मर गए, ये भी बड़ी बात लगती है। मैं लोगों से पूछा करता हूं, तुम मुझे बताओ, तुम अगर परेशान हो, तुम्हारी जिंदगी एकदम नर्क चल रही है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पाकिस्तान के परमाणु बम है। तुम उनको लेके दिन भर परेशान रहते हो। तुम दिन भर बताओ मुझे किस चीज को लेके परेशान रहते हो, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। तुम इस चीज को लेके परेशान हो कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये चीज है जो तुम्हें सोने नहीं दे रही, रातों में करोटे बदल रहे हो, सरदर्द हो रहा है। इतनी महिलाएं आत्महत्या करती हैं, इतने पुरुष आत्महत्या करते हैं, क्या वजह है? क्या वजह है बताओ ना मुझे। कि ब्रिटेन को यूरो में रहना चाहिए या नहीं, इस बात पे टीवी पर जिन मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस चल रही होती है, उन मुद्दों को लेकर के आत्महत्या कर लेते हो कभी? होता है? होता है? सोचना। तो असली मुद्दे कौन से हैं? क्या असली मुद्दे वो हैं जो अखबारों में छाए हुए हैं? उन मुद्दों से कुछ नहीं मतलब है आपको, वो मुद्दे बस मनोरंजन है। और मनोरंजन क्यों चाहिए? क्योंकि असली मुद्दा कुछ और है। उस असली मुद्दे ने जिंदगी इतनी खराब कर रखी है कि मनोरंजन चाहिए। तो ये जो राजनीति है, व्यापार है,
अर्थव्यवस्था है और दुनिया भर की चीज़ें हैं, धार्मिक उन्माद हो गया। ये तो सब मनोरंजन है, ये छोटी बातें हैं। इनसे सही बात तो ये है कि आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता, और पड़ता भी है तो 5%। वो 5% ही है जो मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारों में छाया रहता है। जो 95% बात है वो छुपी रहती है, वो कोई टीवी बताने नहीं आता। टीवी पर जो एंकर है जो गला फाड़ के रेंक रहा है, वो आपको बताएगा कि उसका मूड आज इसलिए ख़राब है क्योंकि जब घर से निकला था तो थप्पड़ खा के निकला था बीवी से। वो आपको कभी नहीं बताएगा। वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि ये वाकई इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ कर दिया, मुसलमानों ने कुछ कर दिया, विपक्ष ने कुछ कर दिया, इसने कुछ कर दिया। आपको लगेगा ये सब बड़े मुद्दे हैं। असली बात यह है कि वो बहुत दुखी है, उसको नाश्ता नहीं मिला, उसको थप्पड़ मिला है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद है। वो आपके जैसा ही है ना, बिल्कुल आप ही के तो जैसा है। आप जिन बातों को बड़ी बात भी कहते हो, आप उनमें इसीलिए घुसे हुए हो क्योंकि एक छोटी सी बात है जो घर में बैठी हुई है। उस छोटी सी बात ने आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करने पर मजबूर कर रखा होता है। बहुत बड़ी नौकरी क्यों चाहिए होती है, दिल से बताना। बहुत सारा पैसा क्यों चाहिए होता है? अर्थव्यवस्था, $5 ट्रिलियन चाहिए क्यों होती है? क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो? खाते तो रोटी ही हो ना। खाने में तो नहीं खर्च होती, कपड़े में भी नहीं खर्च हो जाती। किस लिए चाहिए होती है? वो दिखा के क्या करते हो? पूछो अपने आप से, क्योंकि आमतौर पे पूछते नहीं होगे। हमें लगता है कि पैसा तो अपने आप में जैसे एक अंत होता है, एक लक्ष्य होता है। कुछ नहीं होता। चूंकि हम प्राकृतिक पशु हैं, इसीलिए बस एक चीज है जिसकी खातिर सब कुछ चल रहा है, वो है स्त्री पुरुष संबंध। चाहे वो कोई हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विश्व का अध्यक्ष हो, कोई हो, ले दे करके खेल बस वही है। उस खेल को ठीक कर दो, दुनिया के ये जो बाकी मुद्दे हैं ना, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। मानो इस बात को। और वो जो खेल है उसको ये मत समझ लेना कि वो सेक्सुअल मात्र है। वो खेल प्रकृति का है, और मनुष्य जब तक प्रकृति से एक हुआ पड़ा रहेगा, आइडेंटिफाइड रहेगा, तादाद में रहेगा, तब तक उसकी समस्याएं बनी ही रहेंगी। और वो कभी समझेगा नहीं कि उसकी मूल समस्या है देह भाव, मूल समस्या है बॉडी आइडेंटिफिकेशन। उसकी वजह से फिर बड़ी बड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, वैश्विक समस्याएं खड़ी होती हैं। ये हमें नहीं बात समझ में आती। लोगों के बड़े प्रश्न आते, कहते आचार्य जी आप राजनीति पर क्यों नहीं बोलते, राजनीति पर क्यों नहीं बोलते? अभी अभी ये हुआ उस पर नहीं बोल रहे, फलाना कांड हो गया उस पर नहीं बोल रहे। बोलिए बोलिए। मैं कहता हूँ मुझे उस पर भी जितना बोलना होता है बोल देता हूँ। मैं उस मुद्दे पर बोलता हूँ ना जो असली है। अगर मैं कुछ जानता हूँ तो अपने ज्ञान का उपयोग करूँगा असली बात करने के लिए। मैं कहाँ इस बात पे घुसूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच क्या वार्ताएं चल रही हैं। वो बात ही बहुत मायने नहीं रखती। जो असली बात है मुझे पता है क्या है। असली बात है मद, मोह, काम, क्रोध, मद मात्सर्य। ये हैं असली बातें, और इन्हीं से बाकी सारी बातें निकलती हैं। तो मैं इनकी बात करूंगा ना, मैं माया की बात करूंगा। उसको मैंने अगर सुलझा दिया तो बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाने हैं। जानने वालों ने कहा है कि नेपोलियन जो चला था पूरी दुनिया को फतह करने, उसमें एक बात यह भी थी कि उसे अपने छोटे कद को लेकर के बड़ी हीन भावना थी। अब कुल बात इतनी सी है कि देह भाव बहुत सघन है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन तगड़ा है, तो बार बार अपने आप को आईने में देखते हो, कद को छोटा पाते हो, तो कहते हो कुछ ऐसा करना है कि भीतर की हीनता मिट जाए। तो फिर क्या किया? पूरी दुनिया में हिंसा कर डाली। इस व्यक्ति में अगर देह भाव किसी काबिल शिक्षक ने हटा दिया होता तो होती इतनी हिंसा? तो अब बताओ हम क्या पढ़ें? फ्रांस
ने रूस से कैसे युद्ध किया और वाटरलू में अंततः क्या हो गया, हम ये सब पढ़ें या ये देखें कि अगर देहभाव नहीं होता तो उसके कितने घातक परिणाम, देहभाव होता है तो कितने घातक परिणाम होते हैं? बोलो। यही बात क्लाइमेट चेंज पर लागू होती है, यही बात बायोडाइवर्सिटी लॉस पर लागू होती है। जब तक तुम ये समझोगे नहीं कि प्रकृति एक चीज है और चेतना दूसरी चीज है, इन दोनों को जब तक अलग अलग नहीं देखोगे, तब तक क्लाइमेट चेंज का कोई समाधान निकल ही नहीं सकता। मैं माने क्या होता है? मैं माने शरीर नहीं होता, मैं माने कुछ और होता है। जब तक ये समझोगे नहीं, तब तक तुम जानवरों के प्रति क्रूरता करते ही रहोगे और अजीब अजीब तरह के तर्क देते रहोगे। वो तर्क आता है ना कि शेर अगर हिरण को खा सकता है तो हम हिरण को क्यों नहीं खा सकते? इस तर्क के पीछे कुछ नहीं है, बस आध्यात्मिक अज्ञान है। वेदांत पढ़ा नहीं ना, वेदांत नहीं पढ़ा तो ये नहीं जानते कि शेर प्रकृति मात्र है और तुम चेतना हो। प्रकृति को अपनी व्यवस्था के अनुसार काम करने का हक है, वो करेगी। शेर और हिरण दोनों प्रकृति हैं, वो अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। तुम प्राकृतिक नहीं हो, तुम चैतन्य हो। तुम्हें यह नहीं देखना है कि तुम्हारा शरीर क्या कह रहा है, तुम्हें यह देखना है कि क्या उचित है। और अगर तुम शरीर जैसे ही हो तो तुम भी जंगल में रहो। शेर तो नंगा रहता है, शेर ब्रश भी नहीं करता, शेर का कोई ट्विटर अकाउंट भी नहीं होता। तो तुम ट्वीट करके क्यों बोल रहे हो कि मैं शेर हूं, शेर मांस खाता है, मैं भी मांस खाऊंगा, मैं शेर हूं? शेर ने कभी ट्वीट करी? तुम अगर शेर हो तो फिर शेर को भी ट्वीट करना चाहिए। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम चैतन्य हो? तो ये जो आध्यात्मिक अज्ञान है, ये सब समस्याओं के मूल में बैठा हुआ है। कोई समस्या और होती ही नहीं है जीवन में, चाहे वो गर्भपात का मुद्दा हो, वैश्विक तापन हो, दुनिया भर ने जो परमाणु जखीरा इकट्ठा कर लिया है वो बात हो, और आप दुनिया भर के सारे मुद्दे गिना दीजिए। इसीलिए ये जो एक्टिविस्ट्स होते हैं, मुझे ये छोटे बच्चों जैसे लगते हैं। धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नियम कानून बना देंगे, उससे कुछ लाभ हो जाएगा। अरे बाबा, धरना प्रदर्शन, नियम कानून, कैंडल लाइट विजिल, इन चीज़ों से नहीं होने का है। बड़े बड़े तुम कॉन्फ्रेंसेस करते रहो, उससे भी नहीं होने का है। एक भी समस्या नहीं हल होगी, और सारी समस्याएं हल हो जाएंगी अगर इंसान को आध्यात्मिक शिक्षा दे दो, वेदांत को स्कूलों के पाठ्यक्रम में ला दो और देखो कि दुनिया स्वर्ग बनती है कि नहीं। फिर देखो। और उसके बिना विध्वंस और महाविनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, बस वही है। कोई नहीं पूछता कि हमारे समाज में ऐसी लड़कियां या महिलाएं हैं ही क्यों जिन्हें गर्भपात की नौबत आ रही है। ये बात हम नहीं पूछते। हम जुटे हुए हैं ये चर्चा करने में कि गर्भपात का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अरे, गर्भपात की नौबत तो तभी आती है ना जब पहले बेहोशी का गर्भ ठहर जाए। 99%, 1% में मान सकता हूं कोई और भी वजह हो सकती है, पर 99% गर्भपात की नौबत तो तभी आती है ना जब बेहोशी में तुमने गर्भ कर लिया। करा क्यों पागल? उस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। कि वो जो मूल बात है वो है कि लड़की बेहोश थी और वो लड़का भी बेहोश था, दोनों पगले थे। वो पागलपन हम नहीं हटाना चाहते क्योंकि हमारा अहंकार ही उस पागलपन से जुड़ा हुआ है। वो पागलपन हटता है तो हमारे स्वार्थों पर चोट लगती है, तो हम उस पागलपन की चर्चा ही नहीं करते। हम इधर उधर की सारी चर्चाएं करते रहते हैं। जबरदस्त फलानी समिट हो रही है और 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां आकर के बैठ गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक बात कोई नहीं करेगा कि इंसान को पहले इंसान तो बना दो। कपड़े पहन लेने से नहीं हो गया, वो अभी भी जानवर ही है। कुछ आ रही है बात समझ में?